जो लोग शरीयत के पैरोकार हैं, वो जो इसको अपोज कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इसका जवाब दीजिए कि क्या शरीयत में जो क्रिमिनल लॉ है कि चोरी करने पे हाथ काट देंगे, परिस्थिति गमन करने पर कोड़े से मारेंगे, पत्थर से मारने का भी वहां कानून है शरीयत में, क्या उसको ये लागू कर पाएंगे इस देश में? वहां पे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे पर्सनल इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। अगर यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो फिर पूरे देश के सभी समुदाय के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, मुसलमान हो, सभी को तलाक लेने के लिए एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो कानूनी प्रक्रिया होगा, इसलिए इसका विरोध है। हिंदू लॉ जो है, जितना मेंशन है संविधान में, उसी के अनुसार शादी होता है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, उत्तराधिकार का हक होता है, जमीन जायदाद जो पूर्वज का है उसी के अनुसार मिलता है। तो आखिरकार इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो क्यों अपना जो शरीयत का कानून है उसे बरकरार रखना चाहते हैं? शरीयत कानून इस देश में लागू हो जाए तो कोई मुसलमान चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, कोड़े से मारा जाएगा, पत्थर से मारा जाएगा, चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये तो नहीं होता है इस देश में। वहां पर तो आईपीसी की बात करेंगे ये लोग, सीआरपीसी की बात करेंगे ये लोग, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे ये लोग। तो आखिरकार जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, और इससे सबसे अधिक फायदा अल्पसंख्यक समाज को है। हिंदू समाज वैसे भी बहुत आगे निकल चुका है समय से। अंग्रेज बेसिकली 3 ही कानून बनाकर गए यहाँ से, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ उन्होंने बनाया था अपने फायदे के लिए, वही कमर्शियल लॉज भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, उन्हीं का देन है। इसके अलावा आप क्रिमिनल लॉ में चले जाइए, वो भी पूरे देश में सभी लोग के लिए एक ही तरह से लागू है। मुसलमान भी अगर चोरी करेगा तो आईपीसी का वही धारा लगेगा, और एक बौद्ध भी करेगा तो वही धारा लगेगा, हिंदू भी करेगा तो वही धारा लगेगा। लेकिन सिविल लॉ जो था उसमें अंग्रेजों ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट 3 दफे कह चुका है अभी तक ऑन रिकॉर्ड कि इस देश में सरकार जो है वो समान नागरिक संहिता को जल्द लागू करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करे। नेहरू जी अपने जीवन काल के अंतिम समय में कह कर गए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। 12 बार देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने कहा। अभी लास्ट अंतिम मामला जो यूसीसी का उठा था वो दिल्ली हाई कोर्ट का था, जहां पर एक हिंदू लड़का जो है वो मीना जाति की लड़की से शादी कर लेता है, और जब तलाक का मामला आता है तो लड़का तो तैयार होता है तलाक के लिए, लड़की कहती है कि हमारे यहाँ ऐसे तलाक नहीं होता। कि 20% आबादी को लुभाने के लिए क्या वो 80% आबादी से पंगा लेगी? क्योंकि अगर वो नहीं करता है ये काम कांग्रेस, तो हिंदू विरोध में आ जाएगा। 100 सुनार की 1 लोहार की। नरेंद्र मोदी ऐसा हथौड़ा मारे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि इस पर आम आदमी पार्टी ने तो क्लियर कर दिया। केजरीवाल ने तो कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से ऑन प्रिंसिपल वी स्टैंड विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे देश में अभी एक नई बहस छिड़ गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। हालांकि बताएं आपको, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भी आता है भाग जो है संविधान का, उसमें ये चर्चा किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता रखे। आपको बताएं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जब से जनसंघ हुआ करता था, तब से उनके मैनिफेस्टो में हुआ करता था कि पूरे देश में यूसीसी लागू करना है। कुछ दिन पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। तब से ये बहस छिड़ गई। नया संसद बना है और संभावनाएं हैं कि नए संसद में यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसी के साथ बीजेपी अपने सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा मैनिफेस्टो, जिसको लेकर वो वर्षों से लड़ते रही है, उसे पूरा करने वाली है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन। चर्चा करेंगे उदीप्त, जो यूसीसी है वो कितना आवश्यक है देश के लोगों के लिए, और बीजेपी के लिए कितना आवश्यक है, जिसे वो 70 सालों से लगातार बोलते रह रही है, और अंत में चांस है कि इस साल इसे संसद की पटल पर रखा भी जाएगा। देखिए, यूसीसी कितना आवश्यक है ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन जो तथ्य है वो हम जरूर रखेंगे। और एक बात आपको और बता दें आदेश जी कि बीजेपी के जन्म के पहले, मतलब जनसंघ के भी पहले, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कि नेहरू जी के समय के नेता रहे हैं, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जेबी कृपलानी, जानते होंगे आप, उन्होंने तो नेहरू जी पर आरोप भी लगाया था कि नेहरू जी दरअसल चाहते ही नहीं है, और संसद का ये बात है, नेहरू जी ये चाहते ही नहीं है कि इस देश में महिलाओं को उनका अधिकार मिले, खासकर माइनॉरिटी जो मुस्लिम समाज की महिला है उनको। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता जो है,
ये दरअसल संविधान की मूल प्रति में है, संविधान का आप कह सकते हैं आत्मा है। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी ने जो भोपाल में भाषण दिया उसमें उन्होंने यही ना कहा कि एक परिवार में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो 10 लोग के लिए एक ही कानून होना चाहिए। 10 लोग के लिए अगर अलग अलग 10 कानून होगा तो वो घर नहीं चल सकता है। और इस देश में जो अराजकता की स्थिति पिछले 70 सालों से बनी हुई है उसका मूल कारण यही है कि हर धर्म, समुदाय, जाति और वर्ग के लिए अलग अलग कानून इस देश में चल रहा है और उसको अब खत्म करने का समय आया है। और बदावते अंबेडकर साहब जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने भी यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट किया था अपने समय में। नेहरू जी अपने जीवन काल के अंतिम समय में कह कर गए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। और देखिए उसी कांग्रेस पार्टी ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया तो उसका रिपरकशन क्या हुआ। 1986 का जो था साहबानो केस, उस मामले में क्या हुआ था, साहबानों को तो कोर्ट ने जस्टिस दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो न्याय दे दिया, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत राजीव गांधी ने एक बजाबते कानून लाकर लोकसभा में उस जो जस्टिस मिला था उसको उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट 3 दफे कह चुका है अभी तक ऑन रिकॉर्ड कि इस देश में सरकार जो है वो समान नागरिक संहिता को जल्द लागू करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करे। 12 बार देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने कहा। अभी लास्ट अंतिम मामला जो यूसीसी का उठा था वो दिल्ली हाई कोर्ट का था, जहां पर एक हिंदू लड़का जो है वो मीना जाति की लड़की से शादी कर लेता है और जब तलाक का मामला आता है तो लड़का तो तैयार होता है तलाक के लिए, लड़की कहती है कि हमारे यहाँ ऐसे तलाक नहीं होता है। तो चूंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं मतलब अलग अलग तरह के यहाँ पर पंथ हैं, धर्म है, जाति है, अलग अलग नियम कानून है, उसको एक डोर में पिरोने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा 7-8 दशक से आप कह लीजिए इस देश में हो रहा है। अब इसका देखिए राजनीतिक एंगल क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहला चीज़ आप समझिए कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कौन है, हिंदू समाज। क्या हिंदू समाज इस देश में संविधान से चल रहा है कि मनुस्मृति से चल रहा है? संविधान से चल रहा है। हिंदू लॉ जो है जितना मेंशन है संविधान में उसी के अनुसार शादी होता है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, उत्तराधिकार का हक होता है, जमीन जायदाद जो पूर्वज का है उसी के अनुसार मिलता है। तो आखिरकार इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो क्यों अपना जो शरीयत का कानून है उसे बरकरार रखना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को हक मिल जाएगा। स्पष्ट तौर से ये बात मैं कह रहा हूं कि वहां पर महिलाओं को उनका हक मिल जाएगा। देखिए ट्रिपल तलाक भले ही अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं उनके कानून में, शरीयत कानून में, जिसके बदौलत आज भी वो तलाक जो है उसका सिलसिला जारी है। अगर यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो फिर पूरे देश के सभी समुदाय के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, मुसलमान हो, सभी को तलाक लेने के लिए एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो कानूनी प्रक्रिया होगा, इसलिए इसका विरोध है। एक बात ये भी आता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें संवैधानिक ये अधिकार दिया गया है अपने धार्मिक मामलों को जो निष्ठा है, जो परंपरा है, उससे निर्वहन करने का, प्रचार प्रसार करने का। तो क्या आर्टिकल 25 पर और एक समान नागरिक संहिता लागू होता है तो उस पर प्रहार नहीं होगा? देखिए धर्म बना किस लिए? धर्म की मूल उत्पत्ति हुई थी मानव कल्याण के लिए, आम जीवन जो है उसके कल्याण के लिए कोई भी धर्म बना। आखिरकार एक धर्म से जब मामला नहीं निपटा होगा तो दुनिया में कई धर्म आए, एक धर्म खत्म हुआ उसके जगह दूसरा धर्म आया, तीसरा धर्म आया, चौथा धर्म आया। धर्म के सामने धर्म क्यों आया? हिंदुत्व के रहते इस देश में बुद्धिज्म क्यों आ गया, जैनिज्म क्यों आ गया? बेटरमेंट के लिए आया। जब उस धर्म से किसी का हकमारी हो रहा है, जब उस धर्म से किसी बच्ची का, किसी महिला का, जो मुस्लिम समाज की है, उनका जीवन खराब हो जा रहा है। और देखिए एक लड़की को अगर तलाक मिलता है तो सिर्फ उस लड़की पर असर नहीं पड़ता है, उस लड़की के पिता पर, उसके भाई पर, और अगर उस लड़की के बच्चे हो गए हैं उस पुरुष से जिसने तलाक दिया, वो सभी का जीवन इसे बर्बाद हो जाता है। एक महिला के जीवन से जुड़ा कम से कम 5-10 जीवन है। अब वो लड़की अगर तलाक लेने के बाद अपने पापा के यहाँ जाती है, पिता के यहाँ जाती है, तो कितना प्रभावित होता है और वो बच्चों का क्या होगा? ऐसे कई एग्जाम्पल समाज में पड़े हुए हैं। इसलिए और सबसे बड़ी बात समझिए कि ये देश चलेगा संविधान से, ये ना मनुस्मृति से चलेगा ना और ना शरीयत से चलेगा। नहीं, एक और बात मैं जोड़ देता हूँ आदेश जी, आप समझिए, जो लोग इस देश में शरीयत के पैरोकार हैं, तो इस देश में कानून दरअसल बनाया किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज बेसिकली 3 ही कानून बना कर गए यहाँ से, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ उन्होंने बनाया था अपने फायदे के लिए, वही कमर्शियल लॉज भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, उन्हीं का देना है। इसके अलावा आप क्रिमिनल लॉ में चले जाइए, वो भी पूरे देश में सभी लोग के लिए एक ही तरह से लागू है। मुसलमान भी अगर चोरी करेगा तो आईपीसी का वही धारा लगेगा, और एक बौद्ध भी करेगा तो वही धारा लगेगा, हिंदू भी करेगा तो वही धारा लगेगा।
लेकिन सिविल लॉ जो था उसमें अंग्रेजों ने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि उनको बहुत मतलब नहीं था यहाँ के संस्कृति कल्चर से। उनको तो भाई कमर्शियल लॉ से और क्रिमिनल लॉ से ज़्यादा सरोकार था। कमर्शियल उनको लूटने के लिए चाहिए था और क्रिमिनल उनको सजा देने के लिए चाहिए था। अब हुआ ये कि आज़ादी के बाद हिंदू लॉ में बहुत जस्टिफिकेशन कर दिया गया, हिंदू महिलाओं को बहुत हद तक हिंदू कोड बिल नेहरू जी लेकर आए और उसको कर दिया गया, तो हिंदू महिलाओं को तो बहुत हक मिल गया। उनके शादी का उम्र तय हो गया, उनको संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट ने तो 2007 में यहाँ तक टिप्पणी कर दिया और कानूनी बना दिया कि अब किसी भी हिंदू व्यक्ति के बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में बराबर का हक है। अगर 4 बच्चे हैं तो संपत्ति में 25% का हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये सब कानून अभी उनको नहीं मिला है, मुसलमानों को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को नहीं मिला है उनके पास ये कानून ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर आज भी जो 18वीं और 17वीं शताब्दी का कानून है वही चल रहा है। और जो लोग शरीयत के पैरोकार हैं वो जो इसको अपोज कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इसका जवाब दीजिए कि क्या शरीयत में जो क्रिमिनल लॉ है कि चोरी करने पे हाथ काट देंगे, परिस्थिति गमन करने पर कोड़े से मारेंगे, पत्थर से मारने का भी वहाँ कानून है शरीयत में, क्या उसको ये लागू कर पाएंगे इस देश में? वहाँ पे चुप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। आप सोचिए अगर शरीयत कानून इस देश में लागू हो जाए तो कोई मुसलमान चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, कोड़े से मारा जाएगा, पत्थर से मारा जाएगा, चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो ये तो नहीं होता है इस देश में। वहाँ पर तो आईपीसी की बात करेंगे ये लोग, सीआरपीसी की बात करेंगे ये लोग, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे ये लोग। तो आखिरकार जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और इससे सबसे अधिक फायदा अल्पसंख्यक समाज को है। हिंदू समाज वैसे भी बहुत आगे निकल चुका है समय से। अब हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप पढ़िएगा आदेश जी तो उसमें बजाते उसको एक बंधन माना गया है, लेकिन आज भी मुसलमानों में, सिख में वहाँ पर शादी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उस सभी नियमों को बदलने के लिए और एक समान हक देने के लिए सभी को ये कानून लाया जा रहा है। अब हुआ क्या है, इसमें मेन खेल समझिए, इसका विरोध कर कौन रहा है। देखिए यही मैं पूछना चाह रहा था कि भाई जितने विपक्षी दल हैं वो कुछ खुल के बोल नहीं रहे हैं। शरद पवार आए उस दिन तो उन्होंने सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम का नाम नहीं लिया, क्रिश्चियन और सिख पर खेल गए वो। देखिए इसका कारण, शरद पवार तो खैर मास्टर आदमी है, वो अभी किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम समय आने पर बोलेंगे। मतलब अगर विपक्षी एकता हो गया तो शरद पवार बोलेंगे कांग्रेस के पक्ष में, विपक्षी एकता नहीं हुआ फिर बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि भाई मेजॉरिटी इस देश का 80% हिंदू है, उसके खिलाफ बोलकर शरद पवार को अपना वोट नहीं गंवाना है। तेज आदमी है इसलिए वो ऐसा बयान दिए। अब हुआ क्या है इसमें मामला समझिए। कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि राजीव गांधी के समय से और 1976 से ही कहिए आप कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा पेच ये फंसा कि 20% आबादी को लुभाने के लिए क्या वो 80% आबादी से पंगा लेगी, क्योंकि अगर वो नहीं करता है ये काम कांग्रेस तो हिंदू विरोध में आ जाएगा। ये मामला देखिए, एजेंडा नरेंद्र मोदी सेट कर रहे हैं इस देश में, विपक्ष का भी एजेंडा वही सेट कर रहे हैं। भले ही पटना में आकर यहाँ पर 20 दल बैठ गया हो, लेकिन कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की। नरेंद्र मोदी ऐसा हथौड़ा मारे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि इस पर आम आदमी पार्टी ने तो क्लियर कर दिया। केजरीवाल ने तो कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से ऑन प्रिंसिपल वी स्टैंड विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का। ममता बनर्जी भी इस पर चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बंगाल में अगर मुस्लिम वोट खिसक जाएगा उनसे तो उनका जनाधार चला जाएगा, इसलिए अभी वहाँ ना कुछ नहीं बोल रही है। सारे विपक्षी दल इसमें घिर चुके हैं, चाहे वो आप पवार का नाम, शरद पवार का नाम ले लीजिए। और सबसे बड़ा बात, अगले साल चुनाव भी है। अब ये बताइए कि वो शिवसेना जो शुरू से हिंदुत्व की राजनीति करते आई है, वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब खिलाफ में स्टेटमेंट दे पाएगी? वो भी समर्थन किए हैं, समर्थन ही कर रहे हैं। तो जब आप मूल नीति पर समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, तो फिर कहेगा विपक्षी एकता? और सबसे बड़ा इसमें नुकसान कांग्रेस का होने जा रहा है। कांग्रेस का, इनका जगदानंद सिंह का भी बयान आया राजद का इस पर कि ये देश के मुख्य एजेंडा से भटकाने का प्लान है। अरे भाई, मुख्य एजेंडा आपका क्या है? इस देश में आप नौकरी करिए, रोजगार दीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन अगर आम मुस्लिम महिलाओं का जीवन बद से बदतर होते जा रहा है, आप बताइए कि आम मुस्लिम महिला को इस देश में बच्चा अडॉप्ट करने का कानून नहीं है उनके पास। एक हिंदू महिला चाहे तो वो अनाथ आश्रम में जाकर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं, मुस्लिम महिला अडॉप्ट नहीं कर सकती हैं। उनके यहाँ शादी का उम्र अभी तय नहीं है। मतलब अगर 18 साल कर दिया जाएगा मुस्लिम महिलाओं में तो इतना तो श्योरिटी हो जाएगा ना, कम से कम वो इंटरमीडिएट पास कर जाएंगी। अभी तो कोई उम्र तय नहीं है ना, उनको पैतृक संपत्ति में हक का भी मिला है कोई, ट्रिपल तलाक भी आधा अधूरा ही मामला चल रहा है। तो इससे बड़ा एजेंडा इस देश में क्या हो सकता है? और ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। 3 बार सुप्रीम कोर्ट, 12 बार हाई कोर्ट, कृपलानी। एक बात ये भी चल रहा है कि ये ऐसा कानून है कि एक लोगों को प्रभावित करेगा और देश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे बोलने वाले लोग भी हैं। अब अवैसी का स्टेटमेंट आया था
असदुद्दीन अवैसी ने कहा था ये बात कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है। हिंदू का जो नियम कानून है वो हम पर थोपा जा रहा है। हिंदू धर्म की जितना आप बताइए, फ्लेक्सिबल कोई धर्म है क्या? हमारे मिथिला का शादी और भोजपुर के शादी में इतना बड़ा अंतर होता है, इसका हिसाब नहीं है। मेरे घर में हुआ है, मेरे छोटे भाई की शादी हुई है मिथिला में, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ, पूरा कल्चर ही अलग है, लेकिन शादी हुआ कि नहीं हुआ। तो हिंदू तो सबसे फ्लेक्सिबल धर्म है, और उसमें बजाते आपके शादी में इंटरफेरेंस नहीं किया जा रहा है। आपके यहाँ जो प्रथा है वही प्रथा से विवाह होगा, परंपरा में नहीं हो रहा है। परंपरा में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। कबूल है 3 बार बोलिएगा तो ही आपके यहाँ शादी होगा, वैसे ही भोज भात होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। सेहरा पहनिएगा, मौरी नहीं पहनिएगा। उससे मामला है कि उम्र तय कर दिया जाएगा, तलाक नहीं देने दिया जाएगा। तलाक अगर आपको देना है अपनी महिला को तो उसके लिए बजाते उसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे इस देश का एक आम हिंदू गुजर रहा है। तो चीज़ें उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी आपके लिए कि 3 बार सोच से बोल दीजिएगा, उससे जो है वो रिश्ता टूट जाएगा। उस पर प्रहार है। और अरे को बताइए आप, 3 तलाक का भी लोग उतना ही विरोध किया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बगल का देश पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, कतर में 3 तलाक नहीं है, कुवैत में 3 तलाक नहीं है, अब मिस्र में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है। तो भारत में ही वो क्यों रहेगा? इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से तुष्टीकरण की जो राजनीति है, और अब वो बात यहाँ के मुसलमान भी मेजॉरिटी में समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता होगा। बेटी किसी की बेटी होती है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो। एक आम आदमी की तरह अगर आप सोचिए तो किसी मुसलमान की बेटी होगी और उसको भी अगर उसका पति तलाक 3 बार बोल कर दे देगा तो उस मुस्लिम को भी उतना ही पीड़ा होगा जितना एक हिंदू बाप को होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहन सबकी बहन ही होती है। आप बाहर में कोई भी धर्म अपनाइए, घर में आपकी बहन बहन है। वहाँ उस एंगल पर अब सरकार के साथ देखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी भी खड़ा होने जा रहा है, और इसमें घिरेंगे अब कांग्रेस और यही नेता लोग। इसीलिए कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। पवार जी ने कह दिया कि हम समय आने पर बोलेंगे। केजरीवाल ने अपना साफे कर दिया है कि हम हैं साथ में इसके। उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना भी साथ में है। स्टालिन चुप्पी साधे हुए हैं, ममता बनर्जी चुप्पी साधी हुई हैं। कांग्रेस असहज हो जा रहा है। कांग्रेस से किसी नेता का बयान दिखा दीजिए जो सहजता से वो लोग दे रहे हो, नहीं बोल पा रहे हैं इस मुद्दे पर। ये बहुत बड़ा स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। तो बहुत बड़ा स्ट्रोक है। और सबसे बड़ी बात, 70 सालों से बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में रखी हुई है। 3 बड़े मैनिफेस्टो थे उनके। आर्टिकल 370 हटाना, वो भी हटा दिए। राम मंदिर बनाना अयोध्या में, वो भी बन रहा है। और अंतिम ये यूसीसी बचा हुआ था जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें इशारों में करके छोड़ दिया है। लॉ कमीशन इस पर आपकी राय मांग रहा है, और आशा है कि एक देश एक कानून के दायरे में आने वाले समय में देश हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।